डॉक्टर धर्मेंद्र पाड़े हम लोग महाविद्यालय के साथ हुआ करते थे। ये सुखद संयोग है कि सृजनात्मक गतिविधियों और नगर के युवाओं को उनकी प्रतिभा के पल्लवन के लिए समुचित अवसर मिल सके, इसके लिए गठित किया गया था। और आज का ये आयोजन एक मणिकांचन संयोग के रूप में इस नगर के इतिहास में इसलिए याद किया जाता रहेगा कि कभी सोचा नहीं गया था कि इसी मन से हमें हमारे मित्र की कृतियों के एक साथ 5 कृतियों के लोकार्पण का सुखद सौभाग्य प्राप्त हो। नगर की साहित्यिक और सांस्कृतिक गतिविधियों में 6-7 आयोजन और जो जमीनी सक्रिय गतिविधियां हैं उनसे हम लगातार जुड़े रहे। 3-4 पुस्तक साइकोलॉजिकल बुलेटिन संभावना के नाम से संभावना विचार मंच में निकाले और हर बार हर अंक का विषय अलग हुआ करता था और उसके संपादक भी अलग हुआ करते। 1.5 दशकों की हमारी यात्रा आज जहां तक भी है उसकी समीक्षा या उपलब्धियां यहाँ याद करने का या उसे बताने का ये सब नहीं है, लेकिन इस नगर के युवा सदनकर्मी डॉक्टर पाड़े की 5 कृतियों का यहाँ जो विमोचन कार्यक्रम करने जा रहे हैं उसमें उनका दूसरा कविता संग्रह है समय रहते। पहला कविता संग्रह उनका था 20 तारीख के आसपास और लगभग 1-1.5 वर्ष के बहुत छोटे से समय में उनकी 5 रचनाएं एक साथ, उनके 5 संग्रह एक साथ यहाँ आई हैं। और उल्लेखनीय बात यह है कि डॉक्टर पाड़े ने इस सूचना क्रांति के बहुत चमकदार माहौल में जब युवाओं का संपूर्ण आकर्षण चकाचौंध की दुनिया में है तब एक ऐसे क्षेत्र को चुना जो लगभग नीरस सा माना जाता है युवाओं की दृष्टि में और तो जिसमें परिणाम मिलते भी हैं काफी समय के बाद। काफी कार्य उन्होंने इस बुहाना और निमाड़ लोक अंचल की लोक विरासत का लोक संस्कृति का किया और कोरपुर लोक संस्कृति के विशेष अध्ययन पर केंद्रित उनकी 4 कृतियों का यहाँ लोकार्पण कर रहे हैं। साथ में सूचना भी कि हमारे अतिथि रेस्ट हाउस से निकल चुके हैं और बहुत थोड़े समय में हमारे बीच हो गए। देश के शीर्ष पत्रकार और प्रखर चिंतक खरड़ा नगर जिनका जन्म स्थान है और भोपाल नगर जिन्होंने न सिर्फ पत्रकारिता के क्षेत्र में बल्कि स्वास्थ्य सेवाओं के माध्यम से समाज सेवा के क्षेत्र में द्वितीय कार्य किया। कैंसर पीड़ितों के लिए चलाए जा रहे अभियान में मदन मोहन जोशी का विशेष योगदान है। ऐसे हृदय नगर के चित्र कलाकार पत्रकार मदन मोहन जोशी लोक संस्कृति के प्रखर वक्ता विचारक और अभिनेता श्री कपिल तिवारी आज के इस कार्यक्रम में एक उपलब्धि के रूप में हमारे बीच उपस्थित हैं। उनको सुनकर हम यहाँ एक बहुत लंबे अंतराल के बाद एक जो हमारी भूख थी उसको सारे हटा पाएंगे। यहाँ नगर की जनप्रतिनिधि के रूप में हमारी पहुँच होते हैं। आप सबको यहाँ हम लोग
थोड़े समय के बाद हमारे कुछ कार्यक्रम उसके बाद ही इस कार्यक्रम को विधिवत बहुत थोड़े समय के बाद ही प्रारंभ करना है। कार्यक्रम के हमारे सभी अतिथि गेस्ट हाउस से रवाना हो गए हैं और 5 मिनट के अंदर वो जमा जाएंगे। अतिथि हमारे माननीय प्रभारी मनोज मोदी जी, कपिल जी लगभग 2 घंटे पहले यहाँ आ गए थे, लेकिन मंत्री जी के बहुत व्यस्त बैठक के बाद वे भी लगभग 15 मिनट पहले यहाँ सरदार पधार चुके हैं और सभी अतिथियों के साथ बहुत शीघ्र यहाँ उत्कृष्ट विद्यालय परिसर के लिए रवाना हैं और बहुत शीघ्र हमारे लिए पहुँचेंगे। आलिंग को जाते हैं ऐसे हमारे नगर के लोकप्रिय जनप्रतिनिधि और राजस्व मंत्री और माननीय हिमाचल पटेल हमारे मैं अजय जैन और डॉक्टर धर्मेंद्र पाल से आग्रह कर रहा हूँ कि अतिथियों को यहाँ मंच पर लेकर उनका उनके स्थान मिलता है और प्रधानमंत्री पाले को कार्यक्रम हम संभावना विचार की ओर से सभी सम्मानित अतिथियों और नगर के सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। हम आग्रह कर रहे हैं नगर के प्रथम नागरिक प्रशासकीय समिति के अध्यक्ष नगर का प्रतिनिधित्व करते हुए मंच पर स्थान लेते हैं और सब आजाद पुलिस से मांग कर रहे हैं। समय की अपनी रफ्तार है, समय की अपनी गति है, समय की अपनी सत्ता है। समय भी उन्हीं के साथ चलता है जो समय के साथ चलता है। समय की महत्ता को पहचान कर निरंतर सजग रहने का ही प्रतिफल है कि आज हम श्री धर्मेंद्र पाले की काव्य समय रहते और कोटू लोक संस्कृति पर उनके विभिन्न विषयों पर केंद्रित 4 कृतियों का आज एक साथ लोकार्पण कर रहे हैं। मैं सम्मानीय मंच पर उपस्थित अतिथियों से आग्रह कर रहा हूँ कि आज के कार्यक्रम का दीप प्रज्वलन कर यहाँ शुभारंभ करें। माननीय प्रभार जी, मनोज जी, माननीय कमल जी और राजस्व पुलिस से आग्रह करते हैं कि मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण दीप प्रज्वलित करें और आरंभ हो रहा है। लघु दीपक का प्रकाश कई दिव्य प्रेरणाएं अपने समय से दीप आशा का प्रतीक है, दीप विश्वास का प्रतीक है, दीप प्रतीक है निर्माण का,
सजनता। दीप प्रकाश की आराधना है, दीप संघर्ष की आराधना है, दीप प्रतीक है सतत क्रियाशील रहने का, सतत क्रियाशीलता का संकल्प है दीप, और निष्काम करने आने वाली रुकावटों और विकटों के जो अंधकार हैं वो मिटे, और आशा का ये दीप इसी ढंग से प्रत्येक से जंजर कर ऐसा दीप आज हमने प्रज्वलित किया। सभी अतिथियों को धन्यवाद। अतिथियों के स्वागत और सम्मान के क्रम को यहाँ हम प्रारंभ कर रहे हैं, और जनसत्ता के माध्यम से जिन्होंने पूरे देश में पत्रकारिता को एक नई दिशा दी, एक आदर्श अखबार के रूप में, ऐसे वरिष्ठ चिंतक और देश के शीर्ष पत्रकारों में से एक नाग प्रभाष जी का हमारे भुआना और नर्मदा अंचल से उनका बड़ा निकट का संबंध है। मैं नगर के जनप्रतिनिधि के रूप में माननीय कमल जी, सुरेंद्र जी, भाई विपिन अग्रवाल, रजनीश पटेल और राम पारस को यहाँ आमंत्रित कर रहा हूँ। सबसे पहले स्वागत में, और कमल जी और सुरेंद्र जी से आग्रह कर रहा हूँ कि साल और श्रीफल से माननीय प्रभाष जी का सम्मान, और संपूर्ण भुआना के प्रतिनिधि नगर हरदा के जनप्रतिनिधि के रूप में संपूर्ण नगर की ओर से माननीय सुरेंद्र जी और कमल जी से आग्रह कर रहा हूँ। विपिन अग्रवाल युवा समाज सेवी, माननीय सुरेंद्र जी जैन नगर के प्रसन्ना के युवा समाज सेवी और उद्योगपति भाई विपिन अग्रवाल, प्रेस क्लब की ओर से रजनीश पटेल, भाई राम पारस और माननीय श्री बाबूलाल जी जोशी से हम आग्रह कर रहे हैं कि वे आकर यहाँ प्रभाष जी का पुष्पमाला स्वागत करें। हरदा नगर जिनकी जन्मस्थली है और पत्रकारिता और समाज सेवा के क्षेत्र में इस नगर को जिन्होंने गौरवान्वित किया, माननीय श्री मदन मोहन जी जोशी के स्वागत के लिए मैं आग्रह कर रहा हूँ। सत्य मैं स्वदेश गंगवाल और संभावना विचार मंच और प्रेस परिवार की ओर से मदन मोहन जोशी का पुष्पमाला। लोक संस्कृति के मर्मज्ञ अध्येता श्री कपिल जी तिवारी हमारे बीच में, उनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रण दे रहा हूँ पाली परिवार के वरिष्ठ और धर्मेंद्र पाले, चंद्रगोपाल जी पाले और उनके गुरु प्रोफेसर प्रभु शंकर जी शुक्ल को वे सम्मिलित रूप से आकर यहाँ सम्मान करें श्री कपिल जी तिवारी। आंगन में लगा हुआ पौधा कि उनके आंगन से पल भरकर न जाने का धर्मेंद्र पाले ने की दुनिया में कदम रखा, और ये शायद प्रिविलेज नहीं हो उससे 5 बजे एक साथ पहुंचे। हम सब साक्षी हैं नगर के ओर से उनके इस लोकार्पण कार्यक्रम के। मैं श्री मनोज स्वागत के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ, कपिल जी का पुष्पमाला कर रहा हूँ। दार्शनिक बताता है कि उनका हरदा की बेटी से कितना गहरा संबंध है। उनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्री रामकृष्ण पटेल, नारायण पटेल और मुकेश पांडे को वे आकर पुष्प मालाओं से स्वागत करें। माता श्री आजाद इस क्रम में हमारी शक्ति भावनाओं का
सम्मान करते। इस कार्यक्रम को इस रूप में लाने के लिए लगाया भाई अजय जैन इस कार्यक्रम के संयोजन दोनों से आग्रह कर रहा हूँ वे माननीय कमल जी पटेल का साल पर सम्मान करें। भैया सुरेश सोनी और हरिहर लम्हानिया को यहाँ आमंत्रित कर रहा हूँ। युवा जिनका हरदा नगर से सिर्फ ये रिश्ता नहीं है कि वो हरदा नगर के जीवसराय में जन्मे, बल्कि हरदा नगर के छोटे बड़े साहित्यिक आयोजकों में जिनकी सक्रियता नगर के युवा के रूप में रही है भैया कैलाश मंडेकर हमारे बीच हैं। उनके सम्मान के लिए मैं आदित्य कार को डॉक्टर संजीव सोनी और संजय सेन हरदा के प्रशासनिक स्तर के पाली परिवार की ओर से यहाँ नगर के युवा और जनप्रतिनिधि और हमारे सबके परिवार के लोगों से आग्रह कर रहा हूँ कि प्रभात जी को भी इस अवसर पर पुष्पगुच्छ डालकर यहाँ पर करें। कार्यक्रम के दूसरे और बहुत महत्वपूर्ण सत्र के संचालन के लिए नगर के सारे प्रबुद्ध जनों का स्वागत करता हूं। मैं एक बार फिर स्वागत करता हूं मध्य प्रदेश शासन के राजस्व मंत्री और हरदा नगर के बहुत ही लाडले जनप्रतिनिधि माननीय कमल पटेल जी का, माननीय सुरेश जैन साहब का, जो इस नगर की रचना और निर्माण में सीधे जुड़े हुए हैं। इस देश के प्रखर पत्रकार आदरणीय प्रभास जी, इस देश के महत्वपूर्ण पत्रकार माननीय मदन मोहन जोशी साहब, संस्कृति को एक नई दृष्टि से देखने वाले और शायद संस्कृति को गढ़ने वाले एक रचनाकार हमारे बीच हमारे मंच पर विद्यमान है माननीय मनोज तिवारी जी, उनका स्वागत करता हूं और हिंदी के देश के प्रखर व्यंगकार आदरणीय आजाद शत्रु जी का स्वागत करता हूं। मित्रों, मेरे पास संकट यह है कि समय कम है और हम लोग न केवल हमारे नगर के और देश के युवा कवि संस्कृति कर्मी डॉक्टर धर्मेंद्र पारे की किताबों का विमोचन करना चाहते हैं और दूसरा लोभ हमारा ये है कि हम आदरणीय प्रभास जी को, आदरणीय मदन मोहन जोशी जी को, आदरणीय कपिल तिवारी जी को, आजाद शत्रु जी को सुनना नहीं चाहते हैं। ऐसे समय में मैं अपनी बहुत सारी टिप्पणियां जो धर्मेंद्र जी की किताब पर करना चाहता था, खास तौर से उनका जो मेधा बुक्स से संग्रह आया है समय रहते, जिस पर अभी एक बहुत अच्छी समीक्षा हुई है ज्ञानोदय में, उस पर मैं बहुत सारी बातें करना चाहता था, लेकिन मैं अपनी सारी टिप्पणियां स्थगित करते हुए सीधे कार्यक्रम पर आता हूं ताकि हम जो मैंने अभी आपको विवरण दिया उसके अनुसार ये समय को साध सकें। मैं बहुत आदर और विनम्रता के साथ आप सबकी तरफ से हमारे मध्य प्रदेश शासन के राजस्व मंत्री श्री कमल पटेल जी से आग्रह करता हूं कि वे यहाँ आकर स्वागत और उद्बोधन में माननीय पटेल। हृदय नगर हरदा में आज के इस गौरवशाली दिवस के अवसर पर मेरे अभिन्न मित्र भाई धर्मेंद्र पारे जी के 5 कृतियां जो विशेष करके कोरकू जनजाति के ऊपर उन्होंने संकलित करके और लिखी है,
जिसका आज लोकार्पण होने जा रहा है, इस शुभ अवसर पर उपस्थित और हम सबको मार्गदर्शन देने आए देश और विदेश में विख्यात प्रख्यात वरिष्ठ पत्रकार, हम सबके प्रेरणा स्रोत आदरणीय प्रभात जोशी जी, इस हरदा माटी के गौरव, जिन्होंने हरदा का नाम पूरे भारत में गुणवंत किया है और जिन्होंने समाज सेवा के क्षेत्र में भोपाल में कैंसर पीड़ितों के लिए एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए पूरे जीवन की तपस्या उसमें लगाते हुए कैंसर हॉस्पिटल का निर्माण कराया, जिसके कारण आज मध्य प्रदेश में कई गरीबों का उपचार हो रहा है, उनको जीवन दान मिल रहा है। जिन्होंने पत्रकारिता के क्षेत्र में पूरे देश में हरदा का नाम गुणवंत किया है, ऐसे हम सबके बड़े भाई आदरणीय मदन मोहन जोशी जी, प्रख्यात परिवार कपिल तिवारी जी, और हरदा के ही एक दूसरे सच्चे सपूत जिन्होंने बंबई में अपना झंडा गाड़ रखा है, जिनको हम सब अजात शत्रु के नाम से जानते हैं, हमारे गांव पलासनेर के रहने वाले हैं, अपने परिवार के ही सदस्य हैं, ऐसे मेरे बड़े भाई आदरणीय अजात शत्रु जी, हरदा नगर का चहुमुखी विकास करने वाले और हरदा का नाम पूरे प्रदेश में गौरव के साथ गौरव दिलाने वाले, हरदा का संपूर्ण विकास करने वाले मेरे छोटे भाई और मेरे अभिन्न मित्र हरदा नगर के प्रथम नागरिक भाई सुरेंद्र जैन जी, मेरे सामने बैठे मेरे सभी गुरुजन, जिन्होंने मुझे अंगली पकड़ के चलना सिखाया, इस योग्य बनाया कि आज मैं प्रदेश का राज्य शासन में एक मंत्री का दायित्व निभा रहा हूं। ऐसे मेरे सभी गुरुजन, उनके चरणों में मैं प्रणाम करता हूं। हमारी माताएं, बहनें, युवा साथियों, पत्रकार मित्रों तथा हमारे सभी अधिकारी कर्मचारी भाइयों, निश्चित रूप से आज का दिन हरदा के लिए गौरवशाली दिन है कि जिस दिन भाई धर्मेंद्र पारे की 5 कृतियों का विमोचन भी हो रहा है और उन्हें आशीर्वाद देने, हम सबको मार्गदर्शन देने दिल्ली से पधारे हैं श्री प्रभात जोशी जी, आदरणीय मदन मोहन जोशी जी, कपिल जी, अजात शत्रु जी। तो निश्चित रूप से पूरा मंच साहित्यकारों से भरा हुआ है। हमारा आज हरदा नगर धन्य है कि आप इतनी महान विभूतियां एक साथ एक मंच पर उपस्थित होकर हरदा नगर के सपूत भाई धर्मेंद्र को भी आशीर्वाद दे रहे हैं, लेकिन हमारे सबको मार्गदर्शन देकर इससे हरदा नगर, जो कि महात्मा गांधी जी ने इसको हिंदुस्तान का हृदय नगर कहा है, निश्चित रूप से आज वो सही साबित हो रहा है कि आज हम हृदय नगर में, मैं पूरे हरदा नगर और जिले की ओर से आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ। और ये हरदा का इतिहास है कि हरदा की माटी से कई ऐसे सपूत निकले हैं जिन्होंने साहित्यिक क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, समाज सेवा के क्षेत्र में अनेकों नागरिक ऐसे दिए हैं जो हरदा का नाम पूरे प्रदेश और देश में रोशन कर रहे हैं और समाज सेवा का कार्य कर रहे हैं। निश्चित रूप से आज के इस अवसर पर मैं आप सबका अभिनंदन स्वागत तो करता हूं, साथ ही भाई धर्मेंद्र पारे जी को अपनी ओर से अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं कि उनकी जो 5 कृतियां हैं ये तो शुरुआत है, आने वाले समय में वो अनेक कृतियां लिखकर अपना और अपने परिवार के साथ इस हरदा का और इस मध्य प्रदेश का नाम पूरे देश और आगे जाके विश्व में गौरव दिलाएं, ऐसी मेरी शुभकामना है। वो दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करें और साहित्यिक क्षेत्र में शिखर पर पहुंचे, ये मेरी शुभकामना है। और आप सबका आशीर्वाद उनके साथ है तो निश्चित रूप से वे उस लक्ष्य में को प्राप्त करने में सफल होंगे। एक बार पुनः आप सबका आशीर्वाद बुजुर्गों का लेते हुए, युवाओं का साथ, बच्चों की शुभकामनाएं के साथ मैं एक बार पुनः
भाई धर्मेंद्र पाले जी के लिए हजारों शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं और उनको बधाई देता हूं। और जो कोरकू जनजाति के ऊपर जो उन्होंने कृतियां लिखी है, निश्चित रूप से इस जनजाति की ओर बाकी समाज का ध्यान भी जाएगा। और मैं मध्य प्रदेश सरकार की ओर से आपको आश्वस्त करता हूं कि इस जनजाति के विकास के लिए और साहित्यिक विकास के लिए जो भी सहयोग मैं व्यक्तिगत रूप से और शासन की ओर से भरपूर सहयोग करने को तत्पर हूं। और आप हम सब मिलकर और मध्य प्रदेश शासन मिलकर इस प्रदेश की जितनी भी जनजातियां हैं जो उपेक्षित हैं, जिनकी ओर किसी का ध्यान अभी तक नहीं गया था, लेकिन भाई धर्मेंद्र पाले जी ने उनकी ओर ध्यान आकर्षित करते हुए पूरी अध्ययन किया, उनको समझा और उसको अपनी कलम से 5 कृतियों में उसको शामिल किया। तो निश्चित रूप से इस जनजाति की ओर सबका ध्यान जाएगा और कोरकू जनजाति की संस्कृति से भी हम जुड़ेंगे, क्योंकि मध्य प्रदेश में अगर सही मूल निवासी वर्षों से अगर कोई है तो वो यही जनजातियां जो वर्षों से यहाँ निवास करती आई हैं। बाकी तो हम कोई राजस्थान से आए हैं, तो कोई गुजरात से आए हैं, कोई महाराष्ट्र से आए हैं, कोई अन्य प्रांतों से आए हैं। और इस मूल जनजाति के प्रति जो ध्यान आकर्षित कराया और उसको पूरे प्रदेश और देश में उसकी ओर ध्यान सबका जाएगा, जिससे उनकी संस्कृति और उन लोगों का जो पिछड़ापन है वो दूर होगा। सरकार का ध्यान भी आपने आकर्षित कराया, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं और ये विश्वास दिलाता हूं कि हम और आप सब मिलकर इन जनजातियों और हमारी संस्कृति के उत्थान के लिए हम सब मिलकर कार्य करेंगे और साहित्यिक उत्थान के लिए भी हम सब काम करेंगे। मुझसे जो भी सहयोग बन पड़ेगा मैं हमेशा 24 घंटे तत्पर रहूंगा और इस हरदा नगर का और इस जिले का सर्वांगीण विकास करते हुए मध्य प्रदेश ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में हरदा जिला नंबर 1 स्थान पर आए, हर क्षेत्र में आए, शिक्षा के क्षेत्र में, साहित्यिक क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में, सड़कों के मामले में, सिंचाई के मामले में, उद्यानिकी के मामले में, हर क्षेत्र में हम नंबर 1 आए। ये मेरा लक्ष्य है, मेरा सपना है। उसको साकार करने के लिए मैं रात दिन मेहनत कर रहा हूँ और आप सबका मार्गदर्शन और आशीर्वाद और सहयोग मुझे मिल रहा है। उसी के कारण आज हरदा मध्य प्रदेश के नहीं हिंदुस्तान के नक्शे में आ रहा है। हम सब मिलकर इस हरदा का चहुमुखी विकास करते हुए 1 नंबर स्थान पर हम पहुंचाएं, ये हम सबका ध्येय है, हमारा सपना है। इस सपने को साकार करने में भी आप और हम सब मिलकर सफल होंगे। इसी निवेदन के साथ एक बार पुनः आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, वंदे मातरम। तो हमारे मंत्री महोदय ने साहित्य और संस्कृति के इस आयोजन में अपनी सरकार की तरफ से पूरा सहयोग देने का जो आश्वासन दिया है वो बहुत महत्वपूर्ण है। और इस कार्यक्रम का जो अगला हिस्सा है उसमें मैं आपसे पूछता हूं कि क्या मंच पर जो लोग बैठे हैं, जो अतिथि विद्यमान हैं, उनके परिचय की कोई जरूरत है? मगर ये एक परंपरा है, इसलिए मैं परिचय के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ सोनू उपाध्याय को। सोनू का परिचय मैं आपको जरूर दे देता हूँ। सोनू इसी शहर का विद्यार्थी है, पत्रकारिता पर उन्होंने अपना अध्ययन किया है और इस समय नई दुनिया इंदौर में जो वेब दुनिया है उसको देख रहे हैं। मैं सोनू उपाध्याय से आग्रह करता हूँ। सबसे पहले तो मैं कृतज्ञ हूँ उस समय का जो मैंने आज से 2 साल पहले चले एक स्टडी सर्कल में गुजारा। हमारा एक स्टडी सर्कल हुआ करता था जो आदरणीय श्री प्रेमशंकर उर्वशी जी के यहाँ चला करता था। उसमें मैं, अर्चना, संजय भैया, दीपक भैया, धर्मेंद्र जी पारे, अक्सर हम लोग वहाँ पर लगभग 2 साल तक हम लगातार वहाँ बैठे रहे और बैठ करके हमने काफ़ी सारी किताबें पढ़ी। उन किताबों में एक पुस्तक जो थी जिसने सबसे ज़्यादा प्रभावित किया वो पुस्तक थी प्रभास जी की हिंदू होने का ध्यान। उस पुस्तक को पढ़ते हुए कई सारी चीज़ें समझने को मिली, सीखने को मिली। कई सारे विचारों से हमें हमारे धर्म, हमारी संस्कृति के असली रूप से हमारा परिचय हुआ और इस तरह वह सिलसिला लगातार चलता रहा।
और चलते चलते उस सिलसिले की एक कड़ी मैं हूँ, उस सिलसिले की कड़ी एक अर्चना है, उस सिलसिले की कड़ी धर्मेंद्र जी पारे हैं, उस सिलसिले की कड़ी संजय जी रहे। मैं ज़्यादा समय न लेते हुए, जैसा कि पहले कहा कि परिचय का उतनी आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं एक औपचारिक जैसा कहा परंपरा है तो उसका निर्वाह मैं कर देता हूँ। मैं प्रभाष जी से शुरू करूँगा। इस साल मेरा रिसर्च वर्क था, मैंने प्रभाष जी पर रिसर्च किया है और प्रभाष जी का जन्म आष्टा में हुआ। बचपन से ही साहित्य कला में एक अजीब तरीके का लगाव, एक अजीब तरीके से लगाव रहा उनका, इतना कि हालांकि मेरा तो एक लंबा उससे जुड़ा है, इतना कि हम जब उनकी कुछ पुस्तकें पढ़ते हैं तो वहाँ से पता लगता है कि पत्रकार का साहित्यिक जगत में कितना ज़्यादा हस्तक्षेप है, वहाँ से पता लगता है। तो प्रभाष जी के पत्रकारिता के जीवन पर मैं एक नज़र डालना चाहूँगा। प्रभाष जी की पत्रकारिता जीवन की शुरुआत होती है नई दुनिया से। वे पहले शिक्षक होते हैं सुरवानी महाकाल में, एक ऐसा शिक्षक जो उसे शिक्षक नहीं कहा जा सकते, मैं एक शब्द बोल रहा हूँ, गांधी के जो सेवक हैं, गांधीवादी विचारों से काफ़ी प्रभावित हुए, तो शिक्षक के बतौर उन्होंने अपना एक कैरियर चालू किया, ऐसा कह सकते हैं। यहीं से प्रभाष जी के क्रिकेट की पत्रकारिता की शुरुआत हुई, जो एक अपने आप में एक अजीब तरीके की पत्रकारिता थी और इतने अच्छे शब्दों से और इतने अच्छे अर्थों से क्रिकेट और खेल को, अन्य चीज़ों को उन्होंने लिया। वो सारे पेपर भी मैंने देखे हुए हैं, उसका भी मुझे यहाँ पर लंबा वो नहीं करने की ज़रूरत है। उसके बाद प्रभाष जी नई दुनिया से मध्य प्रदेश भोपाल में आए। भोपाल में उन्होंने 1 साल काम किया। उसके बाद वो गांधी शांति प्रतिष्ठान से जुड़े। उसके पश्चात वे एक सबसे महत्वपूर्ण कार्य में जुड़े, जो एक कार्यकर्ता के रूप में सबसे ज़्यादा प्रभावी रहा। वह था जयप्रकाश नारायण के साथ चंबल में डाकुओं के आत्मसमर्पण में उन्होंने अपना काफ़ी समय वहाँ गुजारा। उसके बाद बिहार आंदोलन में वे पत्रकारिता में बिहार के भू आंदोलन में भी जुड़े रहे। फिर उसके बाद एक्सप्रेस ग्रुप के 2 हिंदी साप्ताहिकों का संपादन किया। उसमें भी पहला अंग्रेजी साप्ताहिकों से जुड़े, अंग्रेजी अखबारों से जुड़े। इंडियन एक्सप्रेस अहमदाबाद और दिल्ली के संपादक रहे। उसके बाद जनसत्ता से एक अलग तरीके की हिंदी पत्रकारिता की शुरुआत हुई। जनसत्ता और प्रभाष जोशी अपने आप में इतना ज़्यादा परिचय का मोहताज नहीं है। फिर उसके बाद एक लंबा समय प्रभाष जी का जनसत्ता में बीता और उसके बाद जो सिलसिला, जो श्रृंखला है वो हमें अभी दिखाई देती है। दूसरे परिचय में मैं डॉक्टर कपिल जी तिवारी को लूँगा। डॉक्टर कपिल जी तिवारी आदिवासी लोक संस्कृति कला परिषद के निदेशक हैं, दार्शनिक हैं एवं संस्कृति मर्मज्ञ हैं। भारतीय संस्कृति पर जितनी इनकी गहरी पैठ है, जितनी सूक्ष्म दृष्टि इनकी है, आप शायद वक्तव्य में देख सकें और ये भी बताने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा मैं परिचय दूंगा श्री आज़ाद जी शत्रु का। व्यंग हैं, व्यंग्यकार हैं, लेखक हैं और कई बार मैंने फिल्म समीक्षक के रूप में इनको कई बार मैंने पढ़ा है। और खासकर लता जी पर जो इन्होंने लिखा है, लता जी के गानों को लेकर के जो इनकी टिप्पणियाँ होती हैं वो वाकई में पढ़ने लायक रहती है। इसके बाद मैं आऊँगा हमारे शहर के पत्रकार आदरणीय श्री मदन मोहन जोशी पे। पत्रकारिता और साहित्य के क्षेत्र में अब तक सक्रिय हैं। ये इन्फा से लेकर नई दुनिया तक का इनका लंबा सफर रहा। इन्फा इंडियन न्यूज़ फीचर अलायंस से जुड़े रहे, इसके संपादक रहे। विद्यार्थी जीवन से ही पत्रकारिता में से जुड़े रहे। कई बार हमें रघुवंशी जी बताते रहते हैं कि किस तरह से पत्रकारिता यदि देखना हो तो मदन मोहन जोशी की जो कर्मठता है, जो सक्रियता है, उससे भी हमें काफ़ी प्रेरणा मिलती रही है। इसके बाद मदन मोहन जोशी की 3 कृतियाँ हैं, संगम, कतरने, पटिया परिकथा, ये निबंध संग्रह हैं। और उसके बाद बस्तर इंडिया स्लीपिंग जॉइंट, अंग्रेजी में ये ग्रंथ है और काफ़ी अपने आप में काफ़ी लोकप्रिय ग्रंथ ये हुआ। फिर 99 में उनकी एक पुस्तक कविता पुस्तक आई, ओ किरण की बाह का काव्य संग्रह आया, जिसका भी विमोचन 9/12/99 को हुआ। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो
मदन मोहन जोशी जी के बारे में है। सबसे मानवीय बात यह है कि नेहरू कैंसर हॉस्पिटल एवं अनुसंधान केंद्र के संस्थापक रहे हैं ये, और आज भी इतने ही सक्रिय हैं जितने पहले थे। आज भी वह युवापन और वह कर्मठता उनकी दिखाई देती है। ये भी अपने आप में, या ऐसा कह सकते हैं कि नेहरू कैंसर अस्पताल एवं अनुसंधान केंद्र उनके जीवन का सबसे बड़ा महाकाव्य है। तो ये एक संक्षिप्त सा परिचय रहा मेरी ओर से। इसके पश्चात मैं अपना स्थान में बताया था कि डॉक्टर धर्मेंद्र पारे की 5 कृतियों का लोकार्पण आज यहाँ होने जा रहा है। लोकार्पण का जो क्षण होता है वो अपने आप में बड़ा संवेदनशील होता है और महत्वपूर्ण भी होता है, खासतौर से उस रचनाकार के लिए जिन्होंने इन कृतियों का सृजन किया है। इन कृतियों के सृजन के पीछे कितनी रातें और कितना श्रम लगा होगा, इसकी कल्पना वही कर सकता है जो रचनाकार है। डॉक्टर धर्मेंद्र पारे उस पीड़ा को, उस श्रम को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। वो सौभाग्यशाली भी हैं कि आज उनकी किताबों का लोकार्पण इतनी महान विभूतियों के द्वारा हो रहा है। मैं एक किताब का लोकार्पण करना चाहता हूँ। सबसे पहले उनकी काव्य कृति है समय रहते। मैं आदरणीय प्रभाष जोशी जी से आग्रह करता हूँ कि वे इस कृति का लोकार्पण करें। धर्मेंद्र पारे का जो मेधा बुक्स दिल्ली से छपा है, जिसका लोकार्पण कर रहे हैं हमारे देश के पत्रकार साहित्यकार माननीय प्रभाष जोशी जी। किस भाव से कि खोल के बता दो। समय रहते डॉक्टर धर्मेंद्र की ऐसी कविताएं हैं जो हमारे समय के यथार्थ को भी छूती हैं और हमको उनसे जोड़ती भी हैं। जब हम इन कविताओं का अनुवाचन करेंगे तो शायद हम अपने समय के सबसे ज्यादा नजदीक होंगे। इसी कृति का लोकार्पण अभी हमारे देश के लोकार्पण अब करने जा रहे हैं हमारे देश के हिंदी के पत्रकार माननीय श्री मदन मोहन जोशी जी। मैं चाहता हूँ कि वो कृति भी सामने लाई जाए। डॉक्टर धर्मेंद्र पारे की दूसरी किताब कोरकू देवलोक। उसका एक विमोचन और चाहिए था कि इसके तीसरी किताब कोरकू गाथा भोला कुमारा। जो कोरकू समुदाय है उसके बीच जो उनकी गाथाएं हैं वो इस किताब में संग्रहित हैं। ये किताब आदिवासी लोक कला परिषद से प्रकाशित है। मैं इस किताब के लोकार्पण के लिए आदरणीय डॉक्टर कपिल तिवारी जी से आग्रह करता हूँ कि वे इस कृति का लोकार्पण करें।
डॉक्टर धर्मेंद्र पारे की तीसरी कृति का लोकार्पण हुआ। पूर्व संस्कार गीत नामक पूर्व संस्कार गीत आदिवासी लोक कला परिषद मध्य प्रदेश का प्रकाशन। डॉक्टर धर्मेंद्र पारे की 5वीं पुस्तक, लेकिन अंतिम पुस्तक नहीं है ये, आगे और भी किताबें आएंगी। प्रदेश आदिवासी लोक कला परिषद से प्रकाशित। रायसल धर्मेंद्र पारे की 5वीं किताब इतनी सारी किताबें एक साथ लिख दे तो उसका भी सम्मान होना चाहिए। मैं चाहता हूं, आदरणीय प्रभास जी से आग्रह करता हूं कि वे डॉक्टर धर्मेंद्र पारे का सम्मान करें। माननीय प्रभास जी। सार्वजनिक रूप से हो तो अच्छा है, अपन वहाँ ढके रहें। चलो पीछे है ना। अब आप फोटो खींच लीजिए। पास है ना थोड़ा सा। डॉक्टर धर्मेंद्र पारे से आग्रह है कि वे कृपया मंच पर आ जाए। और ठीक बैठो। आ जाइए। तो इस तरह से हमने एक रचनाकार की 5 कृतियों का लोकार्पण की कविता में जो हमारे समय के समाज की धड़कन है उसको आप जरूर सुनना चाहेंगे। किस तरह से वो कहां से समाज की उन विसंगतियों को पकड़ते हैं जो कहीं न कहीं समाज को प्रभावित कर रही हैं, अधोगति की ओर ले जा रही हैं। एक कविता की 2-3 लाइनें मैं पढ़ के बताता हूं। हो जाती है हमारा जो इस समय जो सांस्कृतिक अवमूल्यन हो रहा है उसको लेकर देखिए किस तरह विचार करते हैं। चावल की इडलियां ठीक चावल की तरह हो जाती हैं, गोभी के रंग में छुप जाते हैं कीड़े। हर स्वस्थ और सुखी चीज में बड़ी सफाई से घुस जाते हैं। यहां तक कि विचार में भी ठीक विचारों की तरह। विचार में भी किस तरह से विचार घुसता है इसको बहुत बारीकी से डॉक्टर धर्मेंद्र ने ऑब्जर्व किया है। हमारे नगर की बहुत संभावनाशील कवयित्री जो इन दिनों काफी बड़ी पत्रिकाओं में अपनी कविताएं लिख रही हैं, अर्चना भैंसारे, उनसे आग्रह करता हूं कि वे 1-2 कविताएं इस रात की 1-2 कविताओं का अनुवाद करें। सभी को मेरा प्रणाम। सर की समय रहते से 2 कविताएं प्रस्तुत हैं। पहली कविता का शीर्षक है गाय। यह गाय सिर्फ दूध नहीं थी हमारे लिए, उपला करना भी नहीं थी, धर्म पूजा भर नहीं थी यह गाय, चमड़ा तो कभी नहीं। मेरा बचपन बीता था उस गा लोटों के साथ। जब जंगल जाती थी यह इसकी बच्चियां के साथ मैं भी रमाता था। उसकी आंखों का भय और उदासी मेरी आंखों में उतर आता था। इसका बच्चा मरा था जब
3 दिनों तक कुछ नहीं खाया था इसने। और माँ ने मुझे बताया था गाय को नदी के पानी में अपने मृत बच्चे की परछाई दिखती है। उन 3 दिनों में भी टुकुर टुकुर कई बार जाकर इसकी आंखें देखता रहा था। कभी नदी पर जाकर परछाई खोजता और सचमुच गाय की आंखों में मुझे बच्चा दिखता था और मैं सहम जाता। इस गाय से मेरा रिश्ता किसी आंदोलन के तहत नहीं था, पर माफ कीजिए, जैसे अपनों से करता है कोई प्रेम, वैसा प्रेम था मेरा। यह क्या छुपाने की बात है? दूसरी कविता है भाषा। उन दिनों कोई भाषा नहीं थी हमारे पास, संवाद थी। उन दिनों बहुत कड़े पहरे थे। हालांकि गायों को पूरा खेत दे दिया था किसानों ने उत्तर चैत्र में। चिड़ियों को कोई मनाही नहीं थी कहीं जाने की। हमारी अखी लंबी चर्चा का विषय बन जाती थी मोहल्ले और कॉलेज में। हमारी आंखें कभी हिंसक नहीं रही। हिंसक आंखों से तो सब डरते थे। उनका जिक्र भी अंधेरों और सन्नाटे में फिसफिसा कर होता था। उन्हीं दिनों हमने गढ़े थे संकेत भाषा बनते गए और संवाद कायम रहा। आज मैं सारे प्रतीकों और संकेतों के साथ खड़ा हुई फांसी में बदल रहा हूँ। शब्द, संकेत, कर कोशिश तलाश कर रहा हूँ, सब निरर्थक। एक समूची भाषा को लेकर बहुत चिंतित और भयाक्रांत हूँ जो हम सबकी तकलीफों को बयान कर सके। सबसे पहले यह भाषा मैं तुम पर आजमाऊंगा। सबसे सुंदर भाषा सबसे ज़्यादा प्यार की भाषा होती है। कविता एक भाषा ही है। तो ये जो कविताएं हैं डॉक्टर धर्मेंद्र पारे की, वो हमारे संबंधों को और हमारे समाज को एक नई दृष्टि से देखती हैं और दिखाती भी हैं। दरअसल अभी हो ये रहा है, और ये केवल हरदा में नहीं, आप देखिए दिल्ली से लेकर हरदा तक साहित्य और समाज के बीच जो एक संवाद की स्थिति होनी थी, वो कहीं न कहीं उठती जा रही है। आज से कोई 25-50 वर्ष पहले ये हालत नहीं थी। धीरे धीरे क्या हो रहा है कि पाठक और किताब का रिश्ता छीन होता जा रहा है। हमारी प्राथमिकताओं में किताब नहीं रही, और हिंदी में ये जो स्थिति है, प्रभात से जानते हैं इसको बहुत अच्छे से, हिंदी में ये स्थिति बहुत ज्यादा दयनीय होती जा रही है। बंगला और मराठी में तो फिर भी बहुत अच्छी हालत है। हिंदी में हिंदी का जो पाठक वर्ग है, हिंदी का जो समाज है, उसको इस बात पर सोचना होगा कि किताब से उसका रिश्ता कम क्यों होता जा रहा है। एक दूसरा जो मीडिया हमारे सामने आया है, जो हमको दिखाता है, वो प्रायोजित है, वो वही दिखाता है जो दिखाया जाना चाहिए। हमारी स्वतंत्रता उस मीडिया के पास नहीं है, हमारी स्वतंत्रता किताब के पास है। दरअसल किताब से जुड़ने का धर्मेंद्र पारे की कविताओं का जो लोकार्पण हुआ, एक दरअसल एक संदेश उसमें ये भी है कि हम किताबों से जुड़े। किताब हमको ये स्वतंत्रता देती है, किताब हमको चिंतन और मनन की ताकत भी देती है। किताब पढ़ते पढ़ते हम तकिए के सहारे लेकर सोच सकते हैं। टीवी के सामने बैठकर हम ऐसा नहीं कर सकते। टीवी हमको मौका नहीं देता है। एक दृश्य आता है, उसके बाद दूसरा दृश्य आ जाता है, हमारे पास समय नहीं रहता है। लेकिन किताब हमको चिंतन का जो मौका देती है, ये किताब की बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो किताब को हमको इसी तरह से किताब से जुड़ने की प्रेरणा आज का कार्यक्रम शायद देता है। मैं इसी क्रम में प्रोफेसर विनीता रघुवंशी जी से आग्रह करता हूँ कि वे इस किताब पर अपनी बात रखें। माननीय प्रोफेसर विनीता रघुवंशी श्री प्रभात जोशी, मदन मोहन जोशी, राजस्व मंत्री श्री पटेल साहब, और भाई और सभा में उपस्थित समस्त विद्वत समाज, समय रहते हुए कि मेरी एक छोटी सी टिप्पणी है। बदलाव समय की निरंतरता का प्रमाण है। समय स्थिर चक्र है। बदलाव तो वास्तव में मनुष्य की प्रकृति, वृत्ति और कामनाओं में होता है।
मनुष्य गतिवान है, उसका विकास ही समय की माप में परिवर्तन कराता है। काल की गणना मनुष्य के भौतिक, मानसिक और आत्मिक परिवर्तनों की ही गणना है। मनुष्य समय के बीच में प्रवेश करता है, उसमें अपरिहार्य हो जाता है, प्रासंगिक हो जाता है, उसमें खप जाता है, उससे बाहर हो जाता है, उसके अनुरूप ढल जाता है और उसके सामने निर्धार हो जाता है। जो कुछ भी है वह केंद्र में मनुष्य ही है। इसीलिए जब जब भी समय की बात की जाती है तब तब उस सबसे पहले मनुष्य की बात होना चाहिए। मनुष्य के तमाम बदलावों को हम समय के बदलाव के रूप में रेखांकित करते आए हैं। इसी अंधाधुंध बदलते समय के दबाव से उभरी दुश्चिंताएं भाई धर्मेंद्र पारे के काव्य संग्रह समय रहते में काव्य अभिव्यक्ति बनकर प्रकट हुई है। यह संग्रह धर्मेंद्र पारे का दूसरा काव्य संग्रह है। इस संग्रह में पारे का काव्य अनुभव परिपक्व और विस्तार की ओर है। काव्य विषय का संसार की वैविध्यमय व्यापकता और गंभीरता लिए हुए है। कवि पारे के बारीक नजर से संवेदना का बढ़ा गया रूप बच नहीं पाया। वे समय के प्रति सजग हैं, वे बदल देना चाहते हैं वे तमाम पाठ, शिक्षक और स्कूल जो बच्चों को उदास और दुखी बनाती है। वे उन सब स्थितियों को भी बदलना चाहते हैं जो मनुष्यता पर प्रतिघात कर मनुष्य मात्र को संवेदनहीन बना रही है। संग्रह की एक महत्वपूर्ण कविता है इसी समय के बारे में। यह कविता बहुत ही विचारोत्तेजक है। इस कविता में एक घबराहट, एक थरथराहट है, एक नशे में डूबती सभ्यता, एक नशे में डूबती दुनिया का साक्षी भी कोई नहीं है। जिन्हें दुनिया के इस घिराव का पता चला वे भी इसमें घिर कर गुम हो गए। साक्षी हूँ मैं सारे पापों का, पर अब कोई साक्ष भी नहीं रहा। दुख भी दुख नहीं रहा, जैसे कुछ नहीं रहा। बस एक नशा बहुत धीमे धीमे लगातार द्रुततर होता गया और पता ही न चला। जिन्हें पता चला वे भी इस नशे में लापता हो गए। यह कविता इसी समय के बारे में है। यह समय इस कविता से भी पार जाएगा। नशा एक उन्माद है। उन्माद किसी भी कामना के कारण उद्भूत हो सकता है। वह चाहे मदिरा या मादक पदार्थ का हो, भोग का हो, धन का हो, कोई भी नशा सभ्यता के विनाश का सूचक है। इस संग्रह की आमेना को लेकर लिखी गई कविताएं हैं जो देह, रूप और मैथुन से इतर खालिस प्रेम का बयान करती है। आमेना के साथ कोई भी प्रेम कर सकता है। कोई भी ऐसी स्त्री अपने भीतर की प्रेमिका को टटोल कर उसके साथ जी सकती है। आमेना के प्रति व्यक्त भावाभिव्यक्ति उसे निर्वैयक्तिक बना देती है। कवि पारे की संवेदनात्मक दृष्टि से उनके हमउम्र दोस्तों के ठहाकों के बीच छुपी निष्क्रियता, मायूसी भी छूट नहीं पाई है। तो दूसरी तरफ गांव से त्योहार मनाकर लौटते सुखी बेटे अपनी अपनी थैलियों में गुड़ और सिर्फ सिके आटे का कसार लेकर अपने सुख का यथार्थ ले जाते हैं। परिवार उनके सुखी होने का भ्रम पाले रहता है। यही समय का सच है। इस संग्रह में कुछ विषय विविध और कुछ कवि पारे के वैचारिक व्यक्तित्व की पहचान कराती कविताएं हैं जिनके शीर्षकों का बस उल्लेख कर यहाँ करूँगी। प्रेम का संसार, अयोध्या से गुजरात, हमारी दुनिया, तुम्हारे बौद्धिक में, रोज, एक मनुष्यतर कथा, पक्षधरता। पक्षधर का व्यक्तित्व सबसे संदिग्ध होता है। सारे खतरे, सारी जोखिम, सारी शत्रुता की शुरुआत पक्षधर के संकेत पर ही होती है। आशय, दफा होइए श्रीमान, न चोट थे, मैं पिता हो रहा हूँ। सपनों पर गिद्ध कविता में भाषा का लोकरूप प्रभावपूर्ण। इन कविताओं में पारे की कवि दृष्टि रंगी पुती महिलाओं की गुलाम मानसिकता को भी महसूस कराती है। उनकी विपदा से व्यथित भी है, जिनके पास दैहिक आज़ादी तो है पर मानसिक आज़ादी से वे कोसों दूर हैं। इसी तरह वे 75 बरस की आमेना की कल्पना करते हैं और जानते हैं कि जिस समय आमेना 18 बरस की थी तब भी अपने प्रेम को खुलकर व्यक्त नहीं कर सकी, वही स्थितियाँ, वही सामाजिक दबाव 75 की आमेना पर तब भी काबिज रहेंगे और वह अपनी पोती से तब भी अपने प्रेम प्रसंग का खुलकर बयान नहीं कर सकेगी। स्त्री की गुलामी का, संकोच का,
मजबूरी का इससे अच्छा अंदाज बयां और क्या होगा। और अंत में एक समूची कविता प्रस्तुत है, द चोटे। कुछ दृश्य आ चुके हैं, वे कवियों की जमात में हो गए हैं। उनमें भी अब कई पत्रकार वे पढ़ा रहे हैं विश्वविद्यालयों में, गा रहे हैं सबसे ज़्यादा राजगान, एसपी ले जा रहा है वास्ते उनके पान सिपारी, हो गया है गदगद देख उनको जिलाधीश, एक साथ कई स्त्रियों के हो गए वे प्रेमी, सबसे भरोसेमंद तय हो